Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. प्रोग्राम बना करके काम तुम जल्दी से क्लियर है। फिर रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाइज एंड प्रायोरिटाइजेस हाई रिस्क एरियाज, और फिर कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स टीम कम्युनिकेशन। ऑडिट प्रोग्राम होगा तो सब में बांट पाओगे प्रॉपर, और क्लैरिफाइज प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंक्लूजन, an audit program is a customized structural plan crucial for all audits. It focuses on financial statement assertion, outline procedure, and embodies key characteristics like documentation, flexibility, risk. ये 2 नंबर का 3 नंबर के लिए आया था, ये 4 नंबर के लिए आया था। ये इसी चीज को समराइज फॉर्म में इसने यहाँ पर लिखा है। ये सब तुमको प्रिंटेड फॉर्म में मिला है। क्लियर है ना? मुझे इस पर फीडबैक चाहिए यार, समझ आ रहा है कि कैसे है ये नोट्स? ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एज इट इज किससे बन रहा है? हाँ ठीक है। अब ये 8.1 ये जो है ना, ये पैराग्राफ इसका ये है, ठीक है ना? इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो क्यों? सारे बिजनेस अलग अलग टाइप के होते हैं, नेचर साइज कॉम्पोजिशन चेंज है, सूटेबिलिटी एक के लिए जो काम करेगा और दूसरे के लिए जरूरी काम ना करे। समझ में आ रहा है इसमें और इसमें? क्लियर है? इंटरनल कंट्रोल डायनामिक्स ये उठा लो। इंटरनल कंट्रोल एक ही सारे सेम है, सारे सेम है। अच्छा उन लोग को नहीं मिले? हाँ देखो इंटरनल कंट्रोल डायनामिक्स, सबके इंटरनल कंट्रोल जो है वो अलग अलग होते हैं, सबके ऑपरेशंस जो है वो अलग अलग होते हैं। ये किस सवाल का जवाब है? एक ही ऑडिट प्रोग्राम हर जगह यूज क्यों नहीं हो सकता? आ रहा है समझ में? है ना? सर्विस स्पेसिफाइज, तो द एग्जैक्ट सर्विस एक्सपेक्टेड बाय ऑडिटर डिफर्स। ठीक है, तो क्या सर्विस एग्जैक्टली चाहिए वो अलग अलग हो जाती है, मतलब रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफर करती हैं कई बार, इसीलिए एक ऑडिट प्रोग्राम में नहीं कर सकता। ईच असाइनमेंट हैज यूनिक एस्पेक्ट, किसी में कुछ ज्यादा होता है, किसी में कुछ, यही अपन लोगों ने कल डिस्कस किया था। ये क्लियर है ना? तो वेरिएबिलिटी से क्या होता है? इम्प्लीकेशन ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब हर ऑडिट के लिए अलग अलग बना लो तो उससे क्या होता है? ठीक है ना? मतलब या यूं कह लो कि हर बिजनेस जो अलग अलग होता है तो ऑडिट प्रोग्राम अलग अलग जो बनाना पड़ता है वो क्यों? क्योंकि इनप्रैक्टिकेबल यूनिवर्सैलिटी, एक ही ऑडिट प्रोग्राम सबके लिए बनाना प्रैक्टिकेबल नहीं है, समझ रहे? और इंडिविजुअल केसेस में डिटेलिंग हमको करनी पड़ती है, इसलिए एक प्रोग्राम सब जगह काफी नहीं है। एफिशिएंसी एंड रेलेवेंस, ठीक है ना? क्या होता है कि अगर एक ही प्रोग्राम कई जगह यूज करोगे तो क्या होगा? एक जगह जो 4 चीज चेक करी दूसरी जगह एप्लीकेबल नहीं है, बट फालतू में वो 4 सवाल पढ़ने पड़े ना तुमको, समझ रहे? तो टाइम वेस्टेज हो जाता है, तो सबके अलग अलग बना लो तो टाइम तुम्हारा सेव हो। और पर्टिनेंस टू एंगेजमेंट, पर्टिनेंस मतलब एग्जैक्टली किस पर मैच हो रहा है। तो क्या होता है कि अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग ऑडिट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। समझ में आ रही है बात? एंगेजमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम। अडेप्टेबिलिटी टू स्पेसिफिक्स, किसी किसी एंटिटी में कि कोई कोई सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसकी डिटेलिंग स्पेसिफिकली अलग से करनी पड़ती है, इसीलिए ऑडिट प्रोग्राम अलग अलग बनाना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? कि एड्रेसिंग स्पेशल मैटर केटरिंग टू स्पेसिफिक सिचुएशंस। बोलो ये क्लियर है ना? एग्जांपल इलस्ट्रेशन, 2 बिजनेस समझो, एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और एक स्मॉल बुटीक का रिटेलर। समझ में आ रहा है? साइज वेरिएशन, मैन्युफैक्चरिंग में इन डेप्थ इन्वेंट्री का होगा, जबकि रिटेलर में फोकस ऑन कस्टमर इंटरेक्शंस। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल डायनामिक, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइट हैव automated controls for production, whereas retailer may rely more on manual inventory tracking. समझ में आ रहा है ना? दोनों में सिचुएशन अलग अलग हो गई, ये एग्जांपल है ताकि आप क्या कर पाए, ये आइडेंटिफाई कर पाए कि दोनों के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम की जरूरत क्यों है। सर्विस एक्सपेक्टेशन, ऑडिटर का रोल ही बदल जाएगा। अरे समझ में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो सकता है कि एक्सटेंसिव कॉस्ट एनालिसिस करना पड़े, जबकि रिटेलर के लिए क्या हो सकता है कि सेल्स और कैश हैंडलिंग नहीं।
समझ गए? कंक्लूजन, अलग अलग बिजनेस के लैंडस्केप और स्पेसिफिक न्यूएंसेस को समझते हुए एक पर्टिकुलर ऑडिट प्रोग्राम जो है बनना चाहिए विद डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन. उससे एफिशिएंसी, रेलेवेंस, अडेप्टेबिलिटी, एक्नॉलेजिंग दैट one size fits all approach is not feasible in the dynamic world of audit. क्या ये क्लियर है बच्चों? अब 8.3 क्या था? पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम. याद है? अरे अच्छा, असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड. 8.2 नहीं हुआ. अच्छा अभी यही हुआ. हाँ ठीक है. असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, ये याद है क्या था? कि हम तुमको प्रोग्राम मिलेंगे लेकिन तुम उसमें रिजिड मत हो. हाँ, फ्लेक्सिबल रहना. कुछ नई सिचुएशन मिले तो उसको भी चेक कर लेना. Initial standard program consideration, order factors and business nature, size, internal control, reliability, develops a baseline termed as standard program for minimum essential. तो ऑडिटर ये प्लान बनाता है. अरे समझ, ठीक है ना? अब फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोग्राम डेवलपमेंट. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? स्कोप ऑफ वर्क टेलर्स द प्रोग्राम बेस्ड ऑन गिवन स्कोप ऑफ वर्क. मतलब पर्टिकुलर केस में क्या हो, अगर कुछ स्पेशल सिचुएशन है, स्कोप जो दिया गया है, ठीक है, मतलब वैसे तो बनता है कि पर्टिकुलर के हिसाब से बनता है, लेकिन क्या चांसेस क्या है कि क्या हो सकता है? स्पेशल सिचुएशन है, हो सकता है वो केटर न कर पाए. समझना, मैंने 6 पॉइंटर्स बनाए ऑडिट प्रोग्राम. मैं एक ऑडिटर हूँ, मैं अपने असिस्टेंट को भेज रहा हूँ कि जा भाई ऑडिट कर ले. तो मैंने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए 6 पॉइंटर्स बनाए. समझना, अब हो सकता है कि वो 2 पॉइंट का भी ना हो सकता है कि उसमें 10 पॉइंट लगे. ये दिक्कत है. आ रहा है समझ? ठीक है ना? तो अडॉप्टेशन ओवर टाइम, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एडजस्टमेंट एज एक्सपीरियंसेस गेन. जैसे जैसे ऑडिट करते जाते हो वैसे वैसे आपको समझ में आता जाता है कि इसमें चेंजेस की जरूरत है. आ रहा है समझ? फिर क्या है? डायनामिक नेचर ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स. As work processes, the program evolves based on practical experience, situational adjustments करने में. आ रहा है समझ? हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम रिजिड नहीं होता, वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल. और इसकी छूट दी जानी चाहिए किसको? असिस्टेंट. असिस्टेंट का रोल क्या है? सिर्फ प्रोग्राम के हिसाब से मत सोचो, थिंक बियॉन्ड द प्रोग्राम. क्लियर है? आ रहा है समझ में? और नोट एंड रिपोर्ट, इंस्ट्रक्टेड टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स. समझ गए क्या? ये समझ में आ गया बियॉन्ड द प्रोग्राम कैसे सोचते हैं, है ना? अच्छा, रिपोर्टिंग चेन क्या है? सीनियर्स एंड पार्टनर्स. असिस्टेंट डायरेक्टेड टू कम्युनिकेट नोटवर्दी फाइंडिंग्स टू सीनियर्स एंड पार्टनर्स और ओपन चैनल्स फॉर शेयरिंग इनसाइट्स एंड ऑब्जर्वेशन. मतलब बड़ी कंपनी में, बड़े फॉर्म में ऑडिट में क्या होता है कि क्लाइंट वो एकदम असिस्टेंट करता है, वो अपने सीनियर को बताता है, वो अपने सीनियर को. सबसे मेन बात यह है कि अगर कोई स्पेशल बात है तो वो सीनियर तक पहुंच जाए. क्लियर है? ठीक है. और कंटिन्यूस लर्निंग. Recognize the assistant gains experience during the audit. ठीक है. Allows for feedback to refine the audit approach continuously. अगर मैंने असिस्टेंट को दे दिया और फिर मैंने बोला कि चुपचाप जाकर के बस निभा दो, तो फिर क्या होगा? आपको कभी भी ये पता नहीं लग पाएगा कि कुछ कुछ अमेंडमेंट जरूरी था. किसमें? ऑडिट. क्लियर है ना? तो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन की इमेजिन एक टेक स्टार्टअप है ना? स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन. याद रखो, अभी तुम लोग ने उसमें नहीं पढ़ा ना ऑडिट प्रोग्राम. मैंने बताया था आपको चैप्टर 5 में जो दिया हुआ है वो सारा का सारा ऑडिट प्रोग्राम है. हर एंटिटी में जाकर के एक्सपेंस हम चेक करते ही और रेवेन्यू रिकॉग्निशन चेक करते हैं. स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. ऑडिट प्रोग्राम जब बनता है तो ये तो रेगुलर लेवल पर होगा ही होगा. ओपन माइंडेड असिस्टेंट एज असिस्टेंट नोटिसिंग irregularities, दरवाजा बंद करते हैं. In the project cost allocation, reports it to the senior auditor. Senior auditor discusses findings with the auditor, leading to adjustments in the audit update. The open communication improves the audit quality. कुछ नहीं, एक रैंडम सा छोटा सा ऐसे एग्जांपल बना दिया, है ना? अच्छा, in the dynamic world of auditing, an initial standard program serves as a
फाउंडेशन, ठीक है. कपल्ड विद ओपन माइंडेड असिस्टिंग ensures that the audit is responsive to the evolving nature of the business. ठीक, continuous learning and transparent communication enhances the effectiveness of the audit team. ठीक है, इसको मैं भी और इम्प्रूव करूंगा, मुझे इसमें स्कोप दिख रहा है थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट का. क्लियर है? ठीक है ना, और सिंप्लीफाई हो सकता है. ठीक है, चलो तीसरा क्या था? पीरियोडिक रिव्यू. इसमें क्या बताया था आपको, याद है? ऑडिट प्रोग्राम जो है, जो आपने शुरू में बनाया, वो अपनी शुरू की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बना. अब ये नहीं कि इन तक एक बना दिया तो वही चलेगा. मान लो आपका 25% ऑडिट खत्म हो गया, तो आप वापस से ऑडिट प्रोग्राम उठाएंगे, सारी टीम को इकट्ठा करेंगे, सबसे डिस्कस करेंगे कि भैया अपन ने जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया था उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो कुछ असिस्टेंट आकर के बोल रहे हैं कि अरे सर ये कोई मतलब का ही नहीं है. समझ में आ रहा है? यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट है सिचुएशन. समझ में आ रहा है? कुछ बोल रहा है अरे सर बिल्कुल परफेक्ट है, और कुछ बोल रहे हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा है, इतना तो उसमें मैटर ही नहीं. आ रहा है क्या समझ में? तो ऐसे अलग अलग जो है वो हो सकता है. ठीक है, तो पीरियोडिक रिव्यू, नेसेसिटी फॉर रिव्यू. सबसे मेन ये है कि बिजनेसेस इतने अलग अलग प्रकार के होते हैं ना भाई, ये मेन वही बात है. क्या कि अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम जो है वो बनाने पड़ते हैं. पॉलिसी चेंजेस, क्या होगा? डिटेक्ट्स एनी चेंजेस इन द क्लाइंट्स बिजनेस पॉलिसी दैट मे इम्पैक्ट ऑडिट प्रोसीजर्स. ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ये इसको ना पॉइंटर्स में करने की कोशिश की गई है. समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? ठीक है ना. तो जैसे ये अपन ने क्या देखा, देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू कि ऑडिट प्रोग्राम जो है वो बिजनेस के हिसाब से है या नहीं है ना. तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया क्या? बिजनेस डायनामिक्स. ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर, देखो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऑडिट प्रोग्राम पता कैसे बनता है? पिछले साल का उठा लेते हैं. समझ में आ रहा है? कोई नई एंटिटी होती है तो उसका ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनता है? पुराना ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोग्राम कभी शेयर नहीं करता. आ रहा है समझ में? वो भैया उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टाइप का हो गया. तो कैसे होता है? हाँ, सिमिलर एंटिटी का ऑडिट किया होगा अपन ने, उसका ऑडिट प्रोग्राम उठा लिया. अब ये जो फर्स्ट टाइम बनता है, ये समझ लो कि उसकी बात हो रही है. तो अपन सिमिलर एंटिटी का उठाते हैं ना, तो हो सकता है कि वो कुछ कुछ केसेस में क्या हो जाए, इररिलेवेंट हो जाए. समझ में आ रहा है? क्लियर है? कहीं ज्यादा पड़ गया, कहीं कम पड़ गया. तो फर्स्ट ऑडिट जब भी होता है ना, पहले 3 ऑडिट तक भी, समझ में आ रहा है, ऑडिट प्रोग्राम और वो सब बहुत इवॉल्व हो रहा होता है. कई बार ऐसा होता है कि बहुत जब ऑडिट हो जाते हैं तब दिक्कत नहीं होती. क्लियर है? ठीक है, चलो. तो रिस्क ऑफ ऑब्सलीट प्रोग्राम मतलब ये याद है? कल अपन लोगों ने पढ़ा था, मैं उसका बस रिव्यू करा रहा हूँ. हो सकता है ना कि तुम्हारा प्रोग्राम अब कोई मतलब का ही नहीं रहा, सिचुएशन ही चेंज हो गई. देखो समझना, फेसबुक क्या था पहले? नॉर्मल सोशल मीडिया वो था. अब उसी ने उसमें एडवर्टाइजमेंट चालू कर दी, उसी ने उसमें गेम्स चालू कर दी, उसी में रेवेन्यू मॉडल आ गया. समझ में आ रही है बात? फिर उसने इंस्टा चालू कर दिया, और फिर उसने व्हाट्सएप खरीद लिया, और फिर उसने इंटीग्रेट कर दिया कुछ कुछ. तो ऑडिट प्रोग्राम ऑडिटर का हर बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना. समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हर बिजनेस जो है वो थोड़ा थोड़ा सा क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है. कुछ कुछ प्रोसीजर, अच्छा कई बार ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ही चेंज हो, कई बार इंटरनल सिर्फ पॉलिसी में तरीकों में चेंज हो. समझ में आ रहा है क्या? जैसे इलोन मस्क आया था, तो उसने आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज जो है वो चेंज हो गए थे, पता है ना तुमको? ट्विटर के बहुत सारे लोगों को निकाल दिया था उसने. ठीक है ना. चलो, तो अगर आपने निग्लेक्ट कर दिया, may lead to conducting audit based on obsolete program. समझ में आ रहा है? हम क्या पढ़ रहे हैं? Importance of periodic review, legal implication, auditor may face legal consequences. ये पढ़ा था अपन लोगों ने, ये पता चला तुम कवर ही नहीं करता. अच्छा, ensuring utility and effectiveness, तो retaining and enhancing utility. अगर आप ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करते जाओगे तो क्या होगा?
रिटेन होती रहेगी और एनहांस होती रहेगी क्या, यूटिलिटी। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना। यूटिलिटी किस बात की, ऑडिट प्रोग्राम की। देखो यार, समझो, हमने कोई एक प्लान बनाया, ठीक है, क्या का, एग्जाम का। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हमने अकाउंट्स के पेपर का प्रोग्राम प्लान बनाया, ठीक है। तो अकाउंट्स के पेपर का जो प्लान बनाया, जो भी नवंबर का प्लान था, क्या वो मई में काम आएगा? क्यों? लैक ऑफ टाइम तो उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बराबर ही अगर अपन 6 महीने मान के चल रहे हैं तो। नहीं, तुमने इससे पहले बोला था ना, चेंज, कोर्स चेंज हो गया ना। अच्छा वो लगा, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि भैया तुम्हारा सेम प्लान तुम्हारे अगले उसमें काम नहीं आएगा, है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी भी, और वेटेज बढ़ गया ना यार, 65 to 70 मार्क्स का हो गया, पता है तुम लोगों को? ग्रुप 1 में अकाउंट्स का एएस का वेटेज 65 to 70 मार्क्स का हो गया, जो कि हो सकता है कि 30 नंबर का आता हो पहले। तो अब क्या होगा, अगर आपने जो भी प्लान बनाया हुआ है, समझा, तो मुझे 2 दिन ये पढ़ना है, 3 दिन ये पढ़ना है, एक ओवरऑल प्लान होता है, मुझे नवंबर तक, मुझे इस डेट तक कोर्स खत्म करना है, और इंडिविजुअल डे वाइज तुमने बना लिया, वो क्या होगा, ऑडिट प्रोग्राम। जो तुमने डे वाइज बनाया है, क्या उसमें अब चेंजेस आ जाएंगे? क्या पुराना प्लान फॉलो कर सकते हो? जो मई में बनाया होगा वो शायद नवंबर में काम आ जाएगा, लेकिन जो नवंबर में बनाया वो मई में काम अब नहीं आएगा। क्यों? कोर्स चेंज हो जाएगा। यही बात बिजनेस पे भी लागू होगी कि आपके प्लान की यूटिलिटी बनी रहे तो क्या होगा, कैसे हो बनी रहेगी वो, अगर आप रिव्यू करते रहोगे। एनहांसिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, एड्रेसिंग इनएडिक्वेसीज, कुछ कमी रह गई है पिछली बार प्लान बनाने में, तो वो प्रोग्राम बनाने में वो दूर हो जाएगी। आपको पीरियोडिकली रिव्यू क्यों करना है, उसके ये 4 पॉइंट्स आ रहा है इसमें। यहाँ पर हम ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू कर रहे हैं, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क, मतलब ऑडिट प्रोग्राम का क्या काम होता है, मुझे बताओ। जो भी टास्क लिखे हैं वो करने होते हैं, जो भी टास्क ऑडिट प्रोग्राम में लिखे होते हैं, हाँ, असर्शंस की जो हाँ, मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है वो निभाने होते हैं। इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, कि ऑडिट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल ही क्यों हो? ऑडिट प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शनल होता है, समझ रहे? इसका क्या फायदा है? एफिशिएंसी बढ़ेगी। देखो क्या होता है ना, कि जितना ऑडिटर में दिमाग होता है या एक्सपीरियंस होता है, उतना असिस्टेंट के पास नहीं होता। इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क क्या करेगा, आपको सीधे सीधे हेल्प कर देगा कि क्या चेक करना और किससे चेक करना और कैसे आ रहा है, क्या समझ में, है ना। तो लिस्टिंग टास्क एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम सिर्फ टास्क लिस्ट नहीं करता, बल्कि उसमें इंस्ट्रक्शंस भी लिखे होते हैं कि कितनी डिटेल में चेक करना है, सैम्पलिंग प्लान क्या है, और कंसिस्टेंसी का फ्रेमवर्क हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि सेम तरीके से सारे लोग फॉलो करेंगे। पता चला 4 लोग गए, एक ने खूब डेप्थ में कर डाला, दूसरे किसी 2 ने बहुत नॉर्मल नॉर्मल किया, एक ने बहुत ही लाइट सा कर दिया, तो आपको फिर से जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी, अगर एक बंदे ने डिटेल में कर लिया तो फिर सारे को करना पड़ जाएगा, नहीं तो कल को आपसे सवाल किए जाएंगे, जैसे आपका ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन है, बोले ये तो डिटेल में चेक कर लिया, ये क्यों नहीं किया, फिर आपके पास उसका भी लॉजिक होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, एक सा ऑडिट होगा, रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। पोटेंशियल रिजिडिटी कंसर्न, रिजिडिटी कंसर्न मतलब, रिजिडिटी का वर्ड का मतलब क्या होता है, जितना बोल दिया उतना ही करो। तो फिर भाई नई सिचुएशन के लिए असिस्टेंट को कोई नई सिचुएशन मिली तो वो चेक नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, एक रिटेल कंपनी का ऑडिट एंगेजमेंट देखो, ठीक है। प्रोग्राम में मेनली रेवेन्यू रिकॉग्निशन और इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, पीरियोडिक रिव्यू। ऑडिट टीम को पता लगा कि भैया इनने ऑनलाइन भी बेचना चालू कर दिया, देख रहे हो चेंज,
समझ में आ रहा है? हम एक रिटेल कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, तो उसका जो ऑडिट प्रोग्राम बना होगा, अब सिंस उसने ऑनलाइन सेल्स भी चालू कर दी, हमने इनिशियली उसको अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं किया था, तो अब प्रोग्राम पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जैसे कि उसका था फिजिकल का था। और रिजिडिटी, मतलब जो प्लान बनाया हम उसको बोलेंगे कि भाई इस तक सीमित मत रहना, कुछ नया लगे तो बता देना, अपन और बना लेंगे डिटेल्ड। समझ में आ रही है बात? तो आ करके बताएगा, और हो सकता है प्लान हम क्या करते जाए, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते जाए। बोलो, क्लियर? ठीक है। तो रेगुलर रिव्यू ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम इज क्रूशियल टू अडॉप्ट डायनामिक बिजनेस कंडीशंस, और ये सारा कुछ। बोलो, क्या ये क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? अब देखो, अब अपन, ये आज का टॉपिक है अपना, तो ये अपन इससे भी पढ़ते आते हैं, इससे भी पढ़ते आते हैं। पहले अपन लोग एक बार इससे कर लेते हैं, ठीक है ना? ऑडिट प्लानिंग आइडली कमेंसेस एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस ईयर। कब से चालू हो जाता है ये? पिछले साल का खत्म हुआ, अगले साल का ऑडिट का प्लान जो है वो चालू है। समझ में आ रहा है? देखो, commencement and continuation timing ideally begins at the conclusion of the previous year's audit, and along with the related program it should be reconsidered for modification as the audit progresses. Ongoing review, जैसे जैसे ऑडिट आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसको अपन क्या कर लेंगे? मॉडिफाई। समझ में आ रहा है? तुम चाहो तो अपने नोट्स में इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हो, ऑनगोइंग रिव्यू तो मॉडिफाई, या वैसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फिर सच कंसिडरेशन कि भैया रिव्यू करना है या क्या करना है, वो किस बेस पे होगा? ऑडिटर चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल कैसे, शुरुआती उसको क्या समझ में आया इंटरनल कंट्रोल से, ठीक है ना? एंड रिजल्ट ऑफ इस कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। समझ में आ रही है बात? हेडिंग बार बार पढ़ते जाना। हेडिंग क्या है? हम बना रहे हैं क्या? एक ऑडिट प्रोग्राम। क्लियर है? ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय क्या ध्यान में रखना है? पिछले साल का और इंटरनल कंट्रोल का हमारा क्या असेसमेंट है। इंटरनल कंट्रोल क्या है? जितने ज्यादा इंटरनल कंट्रोल उतनी ज्यादा एंटिटी क्या है? ऑर्गेनाइज्ड। जितनी ऑर्गेनाइज है उतना सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो मेरा प्रोग्राम जो बनेगा वो किस बेस पे बनेगा कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो कैसे। बोलो, क्या ये क्लियर? क्लियर है ना? चलो, while developing an audit program, auditor may conclude that relying on certain control is effective and efficient way to conduct his audit. Audit program बनाते समय क्या मानेगा वो? कुछ कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है, efficient way to conduct his audit. However, auditor may decide not to rely on internal controls when there are other more efficient ways of obtaining sufficient appropriate audit evidence. मतलब नहीं, देखो, इसमें इसमें नोट्स में हल्का सा चेंज अपन करेंगे, है ना? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो जरा। ऑडिटर में डिसाइड नॉट टू रिलाई, अरे समझ, और ऑडिटर में कंक्लूड कि रिलाइंग इज एन एफिशिएंट वे टू कंडक्ट हिज ऑडिट। मतलब कि तुम्हारे जो नोट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि ऑडिटर, है ना, रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, है ना? फर्स्ट है ऑडिटर में रिलाई, सेकेंड होगा ऑडिटर में नॉट रिलाई। ये किस पे डिपेंड करता है? नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो रिलाई करेगा या नहीं करेगा? इंटरनल कंट्रोल्स पे। नहीं,
नहीं सफिशिएंट एफर्ट नहीं दूसरे प्रोसीजर से अगर उससे डिपेंड करेगा प्रोसीजर्स अदर प्रोसीजर्स पे डिपेंड करेगा। देखो एक चीज समझो, प्योरली डिसीजन मेकिंग है। मेन काम ऑडिटर का क्या है? सब वो ठीक है, मतलब सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगा करके याद रखना। ये लिख लो, मेन वर्क क्या है आपका? सब्सटैंटिव। पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन लोग नोट्स को देखेंगे। खैर अभी मैंने बनाया था उसमें, है ना? ऑल्टर में रिलाय, ऑल्टर में नॉट रिलाय, ठीक है ना? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? दी ऑडिटर, मतलब हो सकता है वो रिलाय करे, हो सकता है वो ना करे। जब वो नहीं कर रहा है तब उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दूसरे रास्तों से उसके पास सफिशिएंट और प्रॉपर ऑडिट एविडेंस आ जाए। आ रही है बात समझ में? वो ये किस बात बेसिस पे तय करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाय करना है नहीं करना? हाँ ये ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो वो रिलाय करेगा, अरे समझ, और नहीं अच्छे हैं तो वो नहीं रिलाय करेगा। अरे समझ, क्या ऐसा हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल्स मजबूरी बन जाए? हाँ हो सकता है, सेल्स के अमाउंट पे जब सेल्स ज्यादा हो जाए। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम बढ़ गया तो इंटरनल कंट्रोल विल बी अ कंपल्शन। क्यों? इतने ट्रांजेक्शन कहां तक सब्सटेंटिव करता बैठे? समझ में आ रही है बात? साल में 10 लाख ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, किसी बैंक का सब्सटेंटिव प्रोसीजर के आधार पर हो सकता है रिव्यू चेकिंग? पॉसिबल ही नहीं। डेली के कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, आप हर ट्रांजेक्शन को कैसे वेरीफाई करोगे? समझ में आ रही है बात? तो नहीं होगा पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो वहां पर यू हैव टू गो थ्रू इंटरनल कंट्रोल्स। आ रहा है समझ में? अच्छा, द ऑडिटर शुड आल्सो कंसीडर द timing of procedure, coordination of any assistance expected from the client, the availability of assistant and the involvement of auditors or experts. मतलब देखो, प्लान बनाते समय, प्रोग्राम बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इंटरनल कंट्रोल पर रिलाय कर रहा हूँ तो ये कम कम प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, नहीं कर रहा हूँ तो ये बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरा, ऑडिट प्रोग्राम में मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्लाइंट से कितनी हेल्प मिल जाएगी। जितनी हेल्प ज्यादा मिलेगी उतना मेरा प्लान थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बनेगा, नहीं मिलेगी उतना ज्यादा बनेगा। कितने असिस्टेंट हैं तो उनमें उनके बीच में बांटना पड़ेगा। आ रहा है समझ? क्या मैं दूसरे ऑडिटर्स को और एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ? जब हम सेंट्रल स्टैट ऑडिट करते हैं तब क्या होता है कि हर ब्रांच का भी अलग ऑडिट होता है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है? अदर ऑडिटर्स से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कई बार बड़े ऑडिट्स होते हैं, उनकी एक आध छोटी मोटी ब्रांच होती है, तो हम लोकल शहर के ऑडिटर से बात कर लेते हैं, सीए से बात कर लेते हैं कि अरे ये ब्रांच का तुम कर लो, रिपोर्ट हमको भेज देना। इसका मतलब हम रिलाय कर रहे हैं उस दूसरे ऑडिटर पर, रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। वही 600 वाली लाइन में आता है ये, समझ में आ रहा है? इन सबको कंसिडर करना है कब? ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो इंटरनल कंट्रोल रिव्यू एक मैटर है ना, जिसके बेसिस पे वो प्रोग्राम बनाएगा। कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल लाइंस, इंटरनल कंट्रोल्स में बी रिलाइड अपॉन फॉर एफिशिएंसी, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस लगा सकता है फॉर एविडेंस इफ मोर एफिशिएंट। ये मर्जी है उसकी कि वो इंटरनल कंट्रोल पर रिलाय करता है कि नहीं करता। टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें कौन कौन सी चीजें वो देखेगा? टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, क्लाइंट कितना असिस्ट कर रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर एक्सपर्ट, उस बेसिस पर वो क्या तय करेगा कि कितना डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम उसको बनाना है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसीजर टाइमिंग, द ऑडिटर यूजुअली हैज फ्लेक्सिबिलिटी बट मे बी कंस्ट्रेन्ड इन स्पेसिफिक केसेस। ठीक है। फर्दर, ऑडिट नॉर्मली हैज फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइड व्हेन टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। कब करना है ये उसके ऊपर होता है, लेकिन इन्वेंट्री कब करेगा?
इन्वेंटरी का ऑब्जर्वेशन तभी हो पाएगा जब इन्वेंटरी काउंट हो रहा होगा। कब हो रहा होगा ये नहीं समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इसमें उसकी कोई मर्जी नहीं चलेगी, है ना? तो कुछ में उसको तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया तुम ये नहीं बोल सकते कि भैया मैं इन्वेंटरी चेक करूंगा 5 अप्रैल को। तुमको अपना प्रोग्राम ही उस हिसाब से ढालना पड़ेगा कि भैया 31 को चेक होगा। तुम फिक्स एसेट का वेरिफिकेशन डाल दो कि तुम 5 अप्रैल को करो। आपको समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? ये जैसे इन्वेंटरी काउंट है, सबकी डेट फिक्स होती है। देखो क्या होता है कि उसी दिन गिनते हैं, इसीलिए तो उसी दिन का बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना। पीरियोडिक 2 टाइप की इन्वेंट्री होती है, पीरियोडिक और परपेचुअल। परपेचुअल में मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन परपेचुअल महंगा पड़ता है। आसान क्या पड़ता है, ईयर एंड में गिन लो। इसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री। जितनी गिने उतनी लिख दो बैलेंस शीट में, आ रहा है समझ में? तो प्रॉफिट आ जाता है। क्लियर? और इसमें चांसेस भी रहते हैं उनके पास थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने के। क्लियर है ना? ठीक है, अच्छा। अब फॉर द पर्पस ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। गाइडलाइंस फॉर प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, देख रहे हो? समझ में आ रहा है? ये इस पूरी लाइन को उन्होंने क्या नाम दे दिया, है ना? तो ये हेडिंग्स जो है वो तुमको बनी बनाई मिल जाएंगी। तो स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ स्कोप एंड लिमिटेशन। एडहेरेंस मतलब निभाना। जो वर्ड का मीनिंग ना पता हो कृपया पूछें। एडहेरेंस मतलब निभाना। टू एडहेर, टू एडहेर मतलब कि टू कंप्लाई, टू फॉलो, निभाना। आ रहा है समझ? ठीक है ना? कंप्लायंस जो है ना वही होता है, उसी का एक और पर्यायवाची एडहेरेंस। ठीक है? तो असाइनमेंट बाउंड्रीज, स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। ठीक है? डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम, प्रिपेयर वेल रिटन ऑडिट प्रोग्राम। समझ में आ रहा है? इस पूरे को क्या शानदार हेडिंग दी है, देखो, डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम। समझ में आ रही है बात? दैट आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट द ऑडिट प्लान। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, स्कोप के हिसाब से, लिमिटेशन के हिसाब से, और प्रोग्राम रिटर्न में ही होना चाहिए। तीसरी बात, ठीक है, determine evidence reasonably available and identify the best evidence for devising the necessary satisfaction। क्या बोल रहे हैं? एविडेंस को कंसिडर कर लेना। समझ आ रहा है? ठीक है, कि भैया मुझे बेस्ट एविडेंस चाहिए सेटिस्फैक्शन के लिए। याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्ट का अगर तुम चेकिंग कर रहे हो, भूल गए? चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। मैं फर्नीचर चेक कर रहा हूँ, मैं मेरा ये ऑडिटर आया, बोल रहा है ये तो बढ़िया है, लेकिन ये ब्राउन वाला दिख रहा है, ये आपका है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ मेरा ही है भाई। कह रहे हैं कि सबूत दिखाओ। तो मैंने कहा आप फोटोज देख लो, हमारी बहुत सारी फोटोज हैं, उसमें ये है, मतलब मैं अलग से ला करके क्यों ही रखूंगा। समझ में आ रहा? तो वो कह रहे हैं कि आप फिक्स एसेट का वैल्यूएशन इन्फ्लेट करना, हो सकता है कि आप एसेट बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप फिक्स एसेट का। मैंने कहा ये पिछले साल से है, मेरे पिछले साल की बैलेंस शीट में भी था, उसमें भी ऑडिटर चेक करके गया था। तो ये बोल रहा है कि हो सकता है कि उसने ध्यान ना दिया। समझ में आ रहा है कन्वर्सेशन तुम्हें? क्लियर है ना? पॉइंट देखो, यहाँ ऑफेंड होने वाली बात नहीं है, वो मेरे को नहीं जानता ना, तो वो तो ये बोल सकता है कि ये टेबल तुमने अभी ऑडिट के लिए ला करके रखी है। समझ में आ रहा है? तो मैं उससे वैसे थोड़ी ना ऑफेंड समझ जाऊंगा। समझ में आ रही है बात? भाई मुझे तो उसको सबूत दिखाना है, तो अब या तो मेरे पास इसका बिल होगा, मैं उस बंदे से बात करवा दूं, अरे समझ में? या मान लो कि मेरे पास कोई 2016 का स्टूडेंट है, मैं उसको बुलवा दूं, तो भैया ये देख के बता दो उनको कि पहले थी कि नहीं। बोला इसी को तो बैठ के हम पढ़े। समझ में आ रही है बात? मतलब ये वाली मेरे पास 2012 से है एक्चुअली। अरे ये वाली सबसे पहले करी थी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इतने के बाद क्या हो जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पर वो जब ऑडिट प्रोग्राम बना रहा होगा, समझ में आ रहा है, तो वो सेटिस्फाई किसमें होगा, बेस्ट एविडेंस। इसके जो कई एविडेंस मिले, मैंने फोटो भी दिखाई, मैंने बात भी की, मैंने करेंट में भी लोगों से पूछवा दिया,
समझ में आ रहा है? लेकिन उसको सबसे बेस्ट एविडेंस क्या लगा, तो ऑडिट प्रोग्राम में बेस्ट एविडेंस की जगह जरूर होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की चेकिंग कर रहे हो, टिकट जरूर देखना। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? कोई भी गाड़ी आड़ी या कुछ भी देख रहे हो, आरसी जरूर देखना किसके नाम पे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? ऐसे तो एविडेंस के कंसिडरेशन पे ही डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम कैसा बताया। आपको एविडेंस कैसा चाहिए, ठीक है? अच्छा, अप्लाई ओनली दोज स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए स्टेप्स और प्रोसीजर के, नहीं तो फालतू यू विल जस्ट बीट अराउंड द बुश। समझ में आ रही है बात? मतलब मेन काम छोड़ करके फालतू चीजें चेक करते बैठो। ऐसा बहुत बार होता है मैक्सिमम केसेस में। अगर मान लो कि इनएक्सपीरियंस ऑडिटर होते हैं तो वो फालतू की चीजों में कहानी फंसा लेते हैं, और क्लाइंट कभी भी उनको वो नहीं करता, क्लियर नहीं करता। समझ में? क्लाइंट बोला अच्छा इसकी एविडेंस चाहिए, ये लो, ये लो, और ले लो, और क्या चाहिए इसकी एविडेंस, ये भी लो। उसको पता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो 10 चीजें नहीं पूछेंगे, एंड में ऐसे फाइनल करके चल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्लाइंट यही चाहता है कि आप कम से कम काम करें, ठीक है? अब हम लोग जब ऑडिट करने गए थे ओरिएंटल इंश्योरेंस का, तो उन्होंने वीकेंड पे हमारे लिए माउंट आबू में होटल बुक कर दिया था। अरे कह रहे हम लोग गए थे वहां पर अहमदाबाद, तो हमने बोला कि अरे यहाँ पड़ता है माउंट आबू, जाओ घूम के आओ। तो सैटरडे संडे हम लोग माउंट आबू घूम के आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? वहाँ झील है, वहां पर बोटिंग कर रहे हैं। तो उसका सिर्फ यही है कि भैया तुम सैटरडे भी मत आओ वापस। देखो ये ना एक रिचुअल कन्वेंशन सा हो गया है कि ऑडिटर को तो प्लीज करते ही हैं, पर जो हमारे ऑडिट टीम में जो डिस्कशन होता था मैं वो शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। कह रहे भैया ये तो टाइम बर्बाद कराएंगे। हम लोग को एक बार लंच में ले गया रहो, कहता हूँ बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा होटल है। अब पौना घंटा हम लोग बैठे रहे, समझ में रहे। तो फिर हमारा जो सीनियर था वो कहता कि अरे भाई हम पौना घंटा यहाँ बैठ रहेंगे तो फिर क्या हम करेंगे, तो 4 दिन में ऑडिट खत्म करना है। क्योंकि ऑडिटर को भी होता है ना यार टाइमलीनेस का प्रेशर। तुमने जो गिवन टाइम है वो अगर बर्बाद कर दिया हमसे, अगर भाई हमारा पार्टनर पूछेगा कि हाँ ये कैसे चेक किया, वो कैसे चेक किया, और हमारे पास जवाब नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, तो अब या तो वो दोबारा भेजेगा तो वो कॉस्ट है, और या तो फिर वो गालियां निकालेगा, हमारे परफॉर्मेंस पे इशू आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि भाई आपको भी वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अप्लाई ओनली दोज स्टेप्स विच आर यूजफुल फॉर वेरिफिकेशन। फालतू स्टेप्स ना लगाएं, फालतू प्रोसीजर्स ना करें। मतलब फालतू बातें छोड़ करके मेन काम की चीजें करो। उसके लिए भी तुम्हें तुम्हें पर्पस क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑडिट में जाते हैं उनको समझ में नहीं आता, मेरे को खुद को शुरू में नहीं आता था। मैं जब क्या हुआ था ना, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो ऑडिट का था, मैं आईपीसीसी का एग्जाम दिया था और आर्टिकलशिप बाद में ही चालू हुई थी। रिजल्ट के बाद हम पहुंच गए लोकल फॉर्म में, कुछ काम था नहीं, तो हम पहुंच गए कि हमने कहा कि सर वो रख लो हम लोगों को, उनको तो काम करवाना ही, तो बोले अरे तुमको 3 साल अभी करना है काम। मैं कहा घर में बोर हो रहा है, ठीक है। तो उस समय इतने सब ये आईटीटी ओटी ये सब कोई नाटक नहीं थे। आईटी होती थी पर वो 1 हफ्ते में हो गई थी, ठीक है ना। 2004 में कौन सा एआई आया था, ठीक है। गूगल भी थोड़ा ही बच्चा ही था उस समय, ठीक है ना। तो पॉइंट ये था कि इंटरनेट था, कंप्यूटर्स था, मतलब कंप्यूटर्स तो थे ही ऑब्वियसली, लेकिन इंटरनेट उतना वैसा नहीं था, तो कंप्यूटर्स का काफी लिमिटेड यूज होता था उस समय, ठीक है ना। तो हम लोग का उतना कोई वैसा नहीं था। तो मैं जब गया था ऑडिट करने, तो मेरे दिमाग में होता था फ्रॉड डिटेक्शन। मैं ऑडिट करने नहीं जाता था, मैं जाता था इन्वेस्टिगेशन करने, और मैं समझता था कि ये सब चोर है। इन सब में अकाउंट जो है वो मैनिपुलेट कर रखा है। क्लियर? तो मैं और सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है कि मुझे पहले असाइनमेंट में फ्रॉड मिल भी गया। समझ में आई ये बात? ठीक है ना, अरे ये बहुत बुरा होता है, समझ रहे? क्योंकि फिर आप हर ऑडिट में ढूंढ रहे हो कहीं कुछ नहीं है। अरे समझ, क्लियर है ना? तो वो शक आ जाता है।
ठीक है ना। मतलब कुछ कुछ तो हम लोग एक बार नेटवर्क 18 का ऑडिट कर रहे थे, तो जो मैनेजर थी, मतलब एक एविडेंस मांगने की इतनी आदत हो जाती है ना, समझ में आ रहा है कि ना, मतलब हर चीज का एविडेंस मांगते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग के लिए उसने वो मंगाया, पिज्जा मंगाया डोमिनोज से, है ना, हम लोग खा रहे, तो उससे बोला क्लाइंट से, उसी ने मंगवाया था लेकिन ऑडिटर को मिलता है उसको, तो ऐसे मतलब वो साथ में खा लेते हैं, तो उनको बोला कि आप ले लो, बुला रहे मेरा हो गया। तो वो मैनेजर थी, बोलती कि अच्छा डब्बा कहाँ है? खाली डब्बा। मतलब उसने इतने रिफ्लेक्स में बोला, और उसके बाद तब हक लग गया कि अबे बस कर ऑडिट। समझ आ रही है बात, मतलब बिना एविडेंस के वो उसका, मतलब तुम समझ रहे हो कितनी बढ़िया ऑडिटर होगी वो, कि उसको हर चीज का जवाब ही चाहिए। मैं डब्बा देखे बिना नहीं मानूंगी कि तूने खाया। अपने हस्बैंड को तो परेशान क्या ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो ये तो होता ही है। क्लियर है ये? ठीक है ना। तो आप जिस वर्क में काम करते हो उसमें ढल जाते हो, फिर आप बहुत ज्यादा तल्लीन होकर के करते हो तो ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? मैं जब बातें करता हूँ ना तो उसमें बहुत सारे इफ बट और क्या कहते हैं वो सब इंक्लूड होते हैं, क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, क्योंकि लॉ पढ़ा पढ़ा करके ऐसे ही हो गया हूं मैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, नॉर्मल बातें नहीं होती। चलो इंक्लूड द, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, क्या, हाँ, ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय किन बातों का ख्याल रखना, ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करो भैया हर एरिया का, ये सबसे मेन है। तुम चेक कर रहे हो बिल, क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें क्यों नहीं पता है तो तुम क्या चेक कर लोगे उसमें? कौन समझना, वैसे तो असर्शन आगे आएगा लेकिन अभी डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई मान लो ऑडिटर आ रहा है, वो ये टेबल चेक कर रहा है, तो वो क्या चेक कर रहा है, क्या क्या उसको चेक करना है, क्या क्या उसका मकसद क्या है? टेबल आपकी है या नहीं है, टेबल हमारी है या नहीं है? या उसकी क्यों? वैल्यूएशन कितनी है। इससे क्या होगा? ये क्यों चेक कर रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेगा नहीं तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मैं बता रहा हूँ कि मेरी टेबल है तो मेरी होनी चाहिए ना। दूसरा, और इसका वैल्यूएशन इसका वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा? कितने साल हो चुके हैं इस टेबल में, डेप्रिसिएशन मार्केट मार्केट रेट पे नहीं, मतलब जब खरीदा था हिस्टोरिकल कॉस्ट, मेनली वही बेसिस चलेगा। डेप्रिसिएशन क्या है। डिप्रिसिएशन क्या है? अरे जान, इस साल खरीदा तो बिल दिखाओ, क्लियर है ना। इससे क्या इंश्योर होगा कि जिस वैल्यू पे दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं। तीसरा, एक होता है पीरियोडिसिटी, करंट पीरियड का है या नहीं, मतलब करंट में खरीदा है या पहले खरीद चुके हो। समझ आ रहा है? और या तो फिर टेबल आ गई है लेकिन अभी तक तुम्हारी हुई नहीं है टेबल, मान लो 31 मार्च का, या रेंट पे तो नहीं, हम्म, रेंट पे तो नहीं, वो तो ओनरशिप वाली बात होगी ना, ओनरशिप तो कर लिया अपन ने। हायर बेसिस हाँ हाँ, मतलब वो पहले पॉइंट में अपन ने कवर कर लिया ना। नहीं, एग्जिस्टेंस और दूसरा क्या था, वैल्यूएशन। हाँ है तो फिर वैल्यूएशन, फिर हमारे नाम पे है कि नहीं, फिर उसी टाइम पीरियड की है या नहीं, और फिर इसको मैं कैसे यूज कर रहा हूँ। अगर मैं इसको बेचने के लिए यूज कर रहा हूँ तो ये करंट एसेट हो गया, अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग टर्म तो फिर ये क्या होगा? समझ में आ रही है बात? तो फिर उसका क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन उस हिसाब से होगा। क्या ये लोन के लिए? इसमें डिस्क्लोजर आएगा बैलेंस शीट में। समझ में आ रहा है? क्या ये गिरवी रखी है? क्या ये गिरवी रखी हुई है? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो एक एक चीज में ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से क्या तय होते हैं हमारे प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, insufficient details which serve as the instructions for the system, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एक इंक्लूड कर दो ताकि प्रोसीजर उसको समझ में ना आए तो वो दूसरा प्रोसीजर लगा ले, लेकिन वहीं सामने उसके क्या पड़ा हो, ऑब्जेक्टिव, ताकि वो जब दूसरा प्रोसीजर लगाए डिसाइड करे तो इंटर पास है ना,
तो इतना तो देखेगा ना कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो प्रोसीजर बदलेगा तो एटलीस्ट पर्पस पूरा करके आएगा, नहीं तो पता चला कि बस वो प्रोसीजर नहीं निभाएगा। कहना ये है कि जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो, ऑडिट प्रोग्राम बनाते सीनियर लोग हैं ना, जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो तो इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी लिखो, ताकि अगर आपको इंस्ट्रक्शंस चेंज करने पड़े, और अब वो असिस्टेंट बैठा है हर चीज में नोकर नोकर करेगा, हर 2 पॉइंट के बाद पूछेगा तो क्या होगा, हो गया ऐसे तो ऑडिट। फिर सीनियर बोलेगा कि छोड़ मैं ही कर ले रहा हूँ यार, हर दूसरे पॉइंट में तो तेरे को पूछ। क्लियर आ रहा है समझ? क्लियर है ना? फिर है ना इंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटेल्स, किसमें? ऑडिट प्रोग्राम में। समझ में आ रही है बात? इसकी और सब हेडिंग्स की नीड नहीं है, ये मेन हेडिंग्स अच्छी हैं आपके लिए। क्लियर है? और एरर पॉसिबिलिटीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंसिडर ऑल पॉसिबल एरर्स, ठीक है, और प्रोसीजर्स फॉर रिलेटेड आइटम्स। ये क्या है, इसका एग्जांपल क्या है? सेल्स एंड डेटर्स, बिल्कुल सही। क्लियर है ना? तो ये इन लोगों ने गोल चक्कर बना दिया, इसका कोई खास नहीं है। चलो अब 8.5 ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। ठीक है ना? ऑडिट प्रोग्राम क्यों डिजाइन और कैसे, क्या होता है? ऑडिट स्ट्रैटेजी क्यों होती है? ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है कि किस तरीके से आप चलोगे, कब तक खत्म करोगे। ऑडिट प्लान क्या होता है? कि ओवरऑल क्या कवर करना है, कितना टाइमिंग है, कब तक रिपोर्ट देनी है। समझ में आ रहा है? ऑडिट प्रोग्राम क्या है? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, भाई ये चेक करके आ जाना जरा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो ऑडिट प्रोग्राम होता है, ये वो चीज होती है जो करके सीधे सीधे क्या मिलता है? एविडेंस। समझ में आ रही है बात? सबसे ज्यादा ग्राउंड वर्क पे कौन है? तुम समझो कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो टॉप मैनेजमेंट सोच रहा है कि यार कार ऐसी होनी चाहिए जिसको देख करके एकदम स्पीड का फील आए। समझ में आ रहा है? ऐसा लगे कि ये बिल्कुल बहुत फास्ट। ये हो गई स्ट्रैटेजी। समझ में आ रहा है? फिर आएगा ऑडिट प्लान। तो वो कह रहा है कि यार इसका डिजाइन ना एकदम पैना होना चाहिए। आ रहा है समझ? तो इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर पे उन लोगों ने काम किया कि देखो पैना होगा तो वो फास्ट लगेगा। आ रहा है समझ? इसके चक्के का डिजाइन ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? फास्ट लगेगा, ये थोड़ी सी फास्ट लगेगी। समझ में आ गया? और फिर ऑडिट प्रोग्राम लेवल पर कि हाँ यार हम ये वाला मेटल ऐसे ऐसे मोड़ देंगे, ये वाला मेटल ले जाओ, और मतलब ये पूरे प्लान बन रहा है तो वो ये लिख रहा है कि ये वाला मेटल ले जाओ और ऐसे ऐसे मुड़वा के ले आना, ये वाला टायर ले आओ, ये वाला डिजाइन ले आना, ये वाला कलर ले आओ। समझ में आ रही है बात? यानी कि वही ओवरऑल वाला जो था वो ग्राउंड लेवल तक आते आते पूरा एग्जीक्यूशन है। एकदम एग्जीक्यूशन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? जो ग्राउंड लेवल वाला है। वो आकर के बताएगा भैया ऐसा लोहा तो मिलता ही नहीं। तुम बोल रहे हो कि इसका अगर इतना कहना ये वाला बनाना, इतना मोड़ने वाला बनाना, तो बहुत हैवी हो जाएगा, फिर तो तुम्हारी कार भगेगी नहीं वेट के कारण। ये सब प्रॉब्लम्स कौन बताए? असिस्टेंट, जो कि ऑडिट प्रोग्राम को निभा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो यहां मिलते हैं एविडेंस सीधे। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। इमेजिन ऑडिट ऑफ अ रिटेल स्टोर, टाइमिंग कंसिडरेशंस। ठीक है ना? तो ऑडिटर डिसाइड्स कि भैया ईयर एंड में ही होगी। ठीक है ना? इंटरनल कंट्रोल रैंक तो रिलाइज ऑन स्टोर्स ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आ रहा है? फॉर एफिशिएंसी। देखो ये इसके जो एग्जांपल भी मैंने ना, इसके लिए भी थोड़ा सा आपको लेवल चाहिए। आपको पता है कि कुछ कुछ इंटरनल कंट्रोल्स में बताता हूँ। Amazon के इस बात के क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं कि पैकेज गलत ना पहुंचे, इसको लेकर के पता है उनके पास क्या क्या है? उनके पास एक तो डायमेंशंस का कंट्रोल है।
यानी एआई और जो भी रोबोटिक उसके थ्रू हम लोग एक तो वो ले लेते हैं और एक वेट, मतलब वो जो डब्बा जो चला है उसके डायमेंशंस चेंज नहीं होने चाहिए और वेट चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है ना? जो शुरू में उसमें डायमेंशन लग गए तो वो बीच में क्या होते जाते हैं, चेक होते जाते हैं। तो जिस पॉइंट पे अगर उसमें चोरी हो गई तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? मतलब जब वो डिस्पैच कर रहे हैं तब वो रिकॉर्ड हो रहा है, जब वो अनलोड हो रहा है तब वो चेक हो रहा है। तो अगर मान लो कि इसके बीच में होगा तो भैया ट्रक वाले, मतलब यहाँ पर वो क्या तय कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ ये पैकेज जो है वो गायब हो। समझ आ रहा है क्या? ठीक। फिर क्या है ना, कोऑर्डिनेशन फैक्टर। स्टोर स्टाफ जो है वो पीक आवर्स में काम पे लगा रहता है, तो ऑडिट टीम जो है वो चेक ही नहीं कर पा रही। आ रहा है समझ? ठीक है ना? और प्रोग्राम का क्या होना जरूरी है, डॉक्यूमेंटेड। तो ये इसका कंक्लूजन दिया हुआ है। ये सब आपके समरी और हर तरीके से मैंने ये नोट्स आपको बना करके दे दिए। ये क्लियर है क्या? है ना? अब पांचवा देखो, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ऑडिट एविडेंस क्या होता है? ऑडिट एविडेंस का जो स्टैंडर्ड है वो है ऐसे 500। ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं, वो इंफॉर्मेशन है ये जो कि ऑडिटर यूज करता है इन अराइविंग एट द कंक्लूजंस, जिस पर कि उसका ओपिनियन बेस्ड होता है। समझ में आ रहा है? मुझे अगर अपना ओपिनियन बनाना है, मुझे कोई डिसीजन लेना होगा, मुझे उन डिसीजंस लेने के लिए कुछ पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन मुझे कौन देता है, ऑडिट एविडेंस। समझ में आ रही है बात? मेरे को दिखाया जा रहा है कि फिर जैसे दिखते हैं, मैं इस पर अपना ओपिनियन कैसे बनाऊं, ऑडिट एविडेंस लेके। उसका जब एविडेंस मिला, उस एविडेंस से मुझे वो इंफॉर्मेशन मिली, जिस इंफॉर्मेशन के बेस पर मैंने ये कंक्लूजन बनाया कि ये सही है, इस बेसिस पर मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। क्लियर है? इस बात को लिखा हुआ है बस। ठीक है ना, कि ऑडिट एविडेंस वो इंफॉर्मेशन है जो कि ऑडिटर यूज करता है इन अराइविंग एट द कंक्लूजन। आ रहा है समझ में? जिस पर कि ऑडिटर का ओपिनियन बेस होता है। ऑडिट एविडेंस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की भी होती है इंफॉर्मेशन और अदर इंफॉर्मेशन भी होती है। ये डेफिनेशन है ऑफ ऑडिट एविडेंस, ये हमको दोबारा भी पढ़ने को मिलेगी, लगभग ऐसे 500 के रेफरेंस में आएंगे। क्लियर है? ऑडिट प्रोग्राम इसीलिए डिजाइन ही ऐसे हुआ है कि हमको वो मिल जाए, है ना? अब देखो ये ऐसे है थोड़ा सा, ठीक है ना? तो इसका अपन ने वो बना लिया। ठीक है? तो एविडेंस जो है वो ऑडिटर के ओपिनियन का बिल्कुल बेसिस होता है, तो फाउंडेशन ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिट एविडेंस क्या है, ऑडिटर के ओपिनियन का बेसिस। समझ आ रहा है? फिर इंक्लूसिव नेचर, इनकम्पासेस इंफॉर्मेशन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड सोर्सेस। वही बात जो अपन ने ऊपर पढ़ी। क्लियर है? अच्छा, ऑडिट प्रोग्राम इसलिए डिजाइन होता है कि वो ऐसे प्रोसीजर्स टेक्निक्स लगा पाए जिससे कि मुझे क्या मिल जाए बेटा, एविडेंस। ऑडिट प्रोग्राम का रोल क्या है, डिजाइन पर्पस टू प्रोवाइड एविडेंस थ्रू प्रोसीजर्स, है ना? और एक्सपर्ट नॉलेज में ऑडिटर्स एक्सपर्टाइज गाइड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेस्ट एविडेंस फॉर टेस्टिंग असर्शन। असर्शन याद है आपको? है ना? कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, है ना? वैल्यूएशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। समझ आ रही है बात? क्लासिफिकेशन, हाँ, अक्रेंस, हाँ बहुत सारे हैं, है ना? ऐसे 5-5 होते हैं जनरली, तो समझ ना रहेगा, ऐसे 7-5-3 ऐसे करके होते हैं वो, पीएनएल वाले, बैलेंस शीट वाले, और सिर्फ डिस्क्लोजर वाले। आ रहा है समझ? ठीक है ना? चलो, तो व्हाट इज बेस्ट एविडेंस इज द मैटर ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये प्राइमरी टास्क है जो ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम ड्रॉ करते समय देखता है। आप ये पढ़ लो, या बहुत अच्छे से बने हुए हैं। समझ में आ रही है बात? ऑडिट प्रोग्राम का क्या रोल है, ये डिजाइन पर्पस होता है और एक्सपर्ट
के गाइडेंस से बनता है। ये क्लियर है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑडिट एविडेंस के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि ऑडिट प्रोग्राम काय के लिए बनता है, ताकि हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए। क्लियर है? क्लियर है? In most of the assertion, much of the evidence be drawn, and each one should be considered and weighed to ascertain its weight to prove or disprove the assertion. In this process, auditor would be in a position to identify the evidence that brings the highest satisfaction to him about the appropriateness or otherwise of the assertion. क्या बोल रहा है वो? Most of the assertion में क्या होगा? Evidence जो है, much of the evidence be drawn, and each one should be considered and weighed to ascertain its weight to prove or disprove the assertion. Actually में क्या है ना, थोड़ा टेक्निकली लिखा हुआ है, जो बात चेक कर रहे हो उस बात का एविडेंस मिल रहा है या नहीं। आप क्लाइंट से पूछोगे ना कि भैया ये तुम्हारा है कि नहीं, इसको प्रूव करो, इसके डॉक्यूमेंट कह रहा देखो बिल्कुल नया है। समझ में आ रही है बात? भैया बिल्कुल नया है तो मतलब तुमने कम वैल्यू पे नहीं दिखाया। मेरा सवाल क्या है, तुम्हारा है या नहीं, इससे नए का क्या लेना देना। कह रहा है देखो हमारी फैक्ट्री में रखा है। ये तो काफी ही एविडेंस दे दिया आपने। अरे यहाँ रखा है तभी तो मैं पूछ रहा हूँ ना, मतलब ये बात ठीक है, ये बोल सकते हो, लेकिन यहाँ से तो बात शुरू ही हो रही है ना। अरे सुन, ठीक है ना, तो पॉइंट क्या है कि जिस बात का वेटेज है, जिस अजर्शन के लिए मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ, मेरा एविडेंस उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर मेरा एविडेंस अजर्शन को मैच नहीं कर रहा तो मैं बातें डिस्कार्ड कर दूंगा। अब वो तो ऐसा होता है ना कि मैं एट ए टाइम 4 अजर्शन लेकर के चलता हूँ, तो वो जो भी बोलता है उससे मेरा कोई एक अजर्शन टिक हो जाता है तो मैं बोल देता हूँ हाँ हाँ ठीक है चलो ये बात तो ठीक है, पर अब ये वाली बात इंश्योर कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लाइंट और ऑडिटर के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्लाइंट की दम है कि ऑडिटर से कॉन्फ्लिक्ट करे, रिपोर्ट में लिखते हैं हम करने नहीं दे रहे, डिस्क्लेमर। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, इसलिए ऑडिटर की रिस्पेक्ट बहुत होती है। अरे समझ, ऑडिटर जो बोलता है ना उससे रिक्वेस्ट ही करता है क्लाइंट नॉर्मली, क्योंकि भाई मेरे को तुमने डिस्क्लेमर के हिंट दिए और मैं तुम पे शक करने लग जाऊंगा, मेरा तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ही बढ़ ही जाएगा। मतलब तुम समझो, तुम 10 एविडेंस में, मैं तुमसे 10 एविडेंस मांग रहा हूँ, तुम परेशान हो रहे हो, अगर तुम परेशान हो रहे हो तो मुझे 15 मांगने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा परेशान होना इस बात का सबूत हो सकता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम मेरा पॉइंट समझ रहे हो? और अगर मैं 15 चेक कर रहा हूँ और तुम और ज्यादा परेशान होगा और मेरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, तो मैं 20 के बिना जा नहीं सकता, मेरे सर पे बात आ जाएगी। समझ लो कितना डायनामिक काम है। क्लियर है? इतना ऐसा नहीं चलता है, मतलब ऐसा एकदम डिजिटल नहीं चलता है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूँ। समझ में आएगा? इंटरेस्टिंग है यार ये बहुत, पता नहीं तुम लोग को लगता है कि नहीं लगता है। ठीक है ना, जब चेक करने जाता हूँ ना तो होता है एक्चुअली में ना। देखो क्या होता है कि इसमें पावर इतनी मिलती है ना, समझना रहे कि आप सीएफओ और उन सब के साथ बैठते हो, वो तो अच्छा लगता ही है। आप जब भी जाओगे तो वो आपको प्लांट विजिट कराएंगे, आप प्लांट विजिट करोगे, फिर ट्रायल वायल आप लोगे, है ना, फिर चेकिंग वेकिंग अपनी जो है वो स्टार्ट करोगे, फिर दोपहर होगी तो खाने वाने के लिए जहां से मंगाओगे वहां से आएगा। अरे समझिए, या जहाँ जाके खाना होगा आपको वहां खाओगे। अहमदाबाद में हम गए थे तो वो एक रेस्टोरेंट ले गए थे, उस रेस्टोरेंट का नाम था सासू जी। अरे समझिए ऐसे बहुत सारे थे, दामाद जी, ऐसे ऐसे करके। भाई साहब मैंने बताया था ना उन लोग को। हाँ आपने कोलकाता का बताया था, कॉन्टिनेंटल। हाँ वो अलग था। अहमदाबाद में भाई साहब तो इतनी बड़ी थाल, जब बारात होती ना जिसमें अपन लोग शादी आदि के टाइम पे आटा गूंथते हैं, इतनी बड़ी तो थाली थी वो भाई। अरे समझ बस उसके परात जैसे वो किनारे बड़े नहीं थे, किनारे छोटे थे उसके, इतनी बड़ी थाली थी।
ठीक है। और बहुत सारे लोग ये पंचवटी टाइप में कभी खाया तुमने? समझ रहे? तो समझ लो कि पंचवटी के पापा आ रहे समझ में? ठीक है ना, आ रहे समझ में? तो ये मार ला के कटोरी 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 डाल दी, 10-12 कटोरी हो गई उसमें। अब एक एक बंदा आता है यार, हर कटोरी में कुछ 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 चटनी जैसे तो सब्जी रखती है उनने, क्योंकि कितना खा पाएंगे भाई। उसके बाद कटोरियां खत्म हो गई लेकिन उनकी सब्जियां खत्म नहीं हो गई, तो उसमें इधर उधर इधर उधर रख रहे हैं। उसके बाद फिर रोटी आई, पुड़ी आई, परम पुरी आई, पराठा आ गया, एक छोटी सी कुछ और वो मक्के की रोटी और आ गई। अरे बाप रे समझ आ रहे? 6-7 प्रकार की तो चटनियां थी उसमें, समझ आ रहे? ठीक है ना। 3 प्रकार के पापड़, मतलब 56 भोग कम पड़ जाए, लगा अपन भगवान है वहां क्या है। ठीक है। बस ऐसे चक करके खा सकते, तुम एक भी सब्जी दोबारा टेस्ट नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है? कुछ सब्जियां रह ही जाएंगी, तुमने एक भी दोबारा खाई थी। क्लियर है? ऐसा तो ठीक है ना, इसलिए मजा आएगा तुमको, मतलब कि ठीक है ऑडिट में अगर करोगे तो, मतलब है ना। जनरली स्टैट ऑडिट में अगर आप बड़ी फर्म में हो ना और आप स्टैट ऑडिट में जा रहे हो, तो इन जनरल होता है कुछ कुछ लोग रहते हैं जो अपना वैसे भाव नहीं देते, उनको लगता है कि अरे हमको पता होता है कि हाँ ये आर्टिकल, लेकिन उनको ये पता होता है कि हाँ भाई परेशान तो ये कर ही सकता है, ये बोल दे कि नहीं नहीं हमको तो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, या इसकी चेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। क्लाइंट को ये पता है कि आपके ऊपर भी प्रेशर, लेकिन अगर आप काम ढंग से कर रहे हो तो क्लाइंट की दम नहीं है कि आपको कुछ बोल दे। समझ रहे? अगर आपके सवाल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, अगर आपको नॉलेज है, समझ रहे, तो आपकी रिस्पेक्ट अलग लेवल की, समझ में आ रही है? ठीक है ना। लोकल लेवल पे कई बार क्या होता है, देखो जब आप बड़ी एंटिटी का करने जाते हो ना, तो वहां पूरी हियरार्की होती है। तो आप जिस बंदे का ऑडिट करने जा रहे हो वो इन जनरल बहुत अच्छी पोस्ट पर हम और ऊपर से आए ना भाई, समझ रहे हैं? इसलिए वो बहुत रिस्पेक्ट वैसे करते हैं। लोकल लेवल पर क्या होता है, एंटिटीज बहुत छोटी होती है, आ रहा है समझ में? और कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे क्लाइंट होते हैं ना, तो उनमें तो अकाउंटिंग भी ऑडिटर ही करके दे रहा होता है। तो इसमें ये होता है कि फिर इसमें वैसी कोई बात होती नहीं है कि भैया हमारे अकाउंट्स हैं और आप चेक करने आ रहे हो। अरे सर उनको पता है कि भैया आप ऑडिटर ही सब करके देगा, सीए साहब ही सब करके देंगे और आप उनके एम्प्लॉई हो, समझ रहा, तो आप हमारे हिसाब से कर ही दोगे। डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, पर वो जो रिस्पेक्ट वहां पर होती है ना, उसका लेवल बहुत अलग है। जब आप पब्लिक लिस्टेड एंटिटी और इन सब में करते हो ना, तो मामला बहुत डिफरेंट होता है। लोकल लेवल पर से लंच करा रहे हैं और तो प्रॉफिट ही खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। लोकल लेवल में ना, मतलब कई बार तो जैसे हो सकता है कि लंच वंच, कई बार तो हो सकता है कि लंच वंच ना ही कराए, है ना, लेकिन अगर करा भी रहे तो कोई बहुत वैसी वाली रिस्पेक्ट नहीं होती है, समझ रहा है? ये होता है कि हाँ आप सीए साहब के यहाँ से आए हो, ठीक है ना, तो हाँ आप कर लो, आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप बता दो, समझ रहे हो? वो सब डिपेंड करता है, अलग अलग एंटिटी पे होता है। आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा ना, किस फ्रेमवर्क में ऑडिट होता है, कौन सा वाला ऑडिट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। और सीए के क्लाइंट के साथ किस तरीके से रिलेशन है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है ना? है ना? क्योंकि सीए की जनरली ही बहुत रिस्पेक्ट है, तो काम हम कर रहे हैं वो तो उसमें तो भैया हम अगर कुछ लिखे तो आपको दिक्कत ही होगी। और तो वहां पर एक एजुकेशन की रिस्पेक्ट होती है। इससे मुझे याद आया, आज पापा बाहर खाना खाते हैं। ऑडिट में है क्या? हाँ ठीक है ना। टैक्स कंसल्टेंसी का पूरा सिनेरियो ही अलग है, समझ रहे हो? उसमें आप टैक्स बचा रहे हो, वो एक ऐसा है कि भैया उसमें आपकी रिस्पेक्ट आपकी एजुकेशन की है ना, और आप टैक्स बचवा रहे हो, तो जितना आप रेलेवेंट काम कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी प्रोफेशन की और वो सब की रिस्पेक्ट कर ही रहे हैं, और वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया आप टैक्स या वो कुछ भी बचवा दोगे। नहीं बचवा पाए तो फिर वो सामने से तो रिस्पेक्ट करके चले जाएंगे, बाद में बोलेंगे अरे कहाँ बचा हमारा तो टैक्स और ये और वो, है ना? तो ऐसा रहता है। उसमें बहुत रिप्लाईज और वो बहुत सारी चीजें होती हैं। किसी पे रेड पड़ गई, उसके रिप्लाईज बनाने हैं, तो वो तो बिल्कुल ऐसा रहेगा कि अरे भैया निकलवा दो जैसे वैसे। अरे वो इस पे भी डिपेंड करता है कि किसके पास कितने क्लाइंट है। जितने पुराने सीएस होते हैं उनके पास बहुत क्लाइंट होते हैं, क्योंकि किसका कैसा क्या काम फंस रहा है फाइनेंशियल उसमें,
वो किसी को नहीं पता ना। रेगुलर जो होते हैं वो होते हैं टैक्स ऑडिट की, एक पर्टिकुलर टर्नओवर के ऊपर गए तो आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है। इंडिविजुअल की टैक्स फाइलिंग होती है, वो नॉर्मल सा काम होता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। और कंपनीज वगैरह आपके पास कितने आएंगे वो डिपेंड करता है कि आपके फ्रेंड्स कितने हैं मार्केट में, समझ रहा है? तो उस हिसाब से वो होता है। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है। बड़ी जगह में जाते हो ना तो आपका रिस्पेक्ट अलग होता है। मैं नागपुर में रहा था 5-6 महीने। तो जब मैं वहां गया था दिल्ली में आर्टिकलशिप में, तो हमारा पहला ऑडिट पड़ा था नागपुर में। तो हम नागपुर के सबसे बड़े होटल में रुके थे, अरे और हम आए थे फ्लाइट से, ठीक है। तो आपकी जॉब थी या तो आर्टिकल थे? आर्टिकल थे ना दिल्ली में। तो वो तो भाई एकदम अलग ही लेवल का था, मतलब समझ रहे? फील फील ही एकदम अलग आती है। उस समय तो एलिजिबिलिटीज नहीं पता थी। मैंने वहां होटल के फोन से फोन करा, समझ रहे? और उस समय 2004 में 5 दिन रुके होंगे हम। तो शायद 1200 रुपये का फोन का बिल आ गया। बताया मैंने, वो एलिजिबिलिटी में नहीं था भाई। अब मेरे को पता नहीं था ना यार कि इनके पास एकदम मीटर लगा हुआ है, वो अपने अलग से चार्ज करते हैं। अरे सर, तो मैं तो एकदम तबीयत भी खराब थी। हम तो उस दिन पूरा होटल में ही रुके थे। तो हम रूम सर्विस में कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं, अरे सर खाने को मंगा रहे हैं। अब हमको एलिजिबिलिटी हमने देखी नहीं ध्यान से, अरे सर। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। खैर बच गए थे उसमें, नहीं तो फिर पूरा स्टाइपेंड खत्म हो जाता है 1 महीने का। ठीक है, चलो। हाँ क्लाइंट ने पे किया था? हाँ हाँ, क्लाइंट ने भी कर दिया था। उसको बिल कर देते हैं, जनरली मान जाता है क्लाइंट, ठीक है ना। बड़ी कंपनी में मान जाते हैं। चलो, the auditor picks up evidence from variety of fields and it is generally the following broad types, ठीक है ना। अब देखो, एविडेंस मतलब क्या? देखो, मुझे जब ये तय करना है ना, क्या मुझे जब ये चेक करना है कि भाई मैं कोई भी चीज चेक कर रहा हूँ, 4-5 असर्शन है ना। मैं वैल्यूएशन चेक कर रहा हूँ इस टेबल का, कि मैं एग्जिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, कि मैं मेजरमेंट चेक कर रहा हूँ, कि मैं पीरियोडिसिटी चेक कर रहा हूँ। ऐसे अलग अलग होता है ना, समझ रहे? मैं सही लेजर में चेक कर रहा हूँ कि सही लेजर में गया कि नहीं गया, क्लासिफिकेशन चेक कर रहा हूँ। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग एविडेंस होते हैं। अब जैसे एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, तो हर असर्शन के लिए अलग होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो कौन सा एविडेंस मिलेगा, कौन सा असर्शन सेटिस्फाई होगा? एग्जिस्टेंस वाला। देख लिया मतलब है, यही देखना था ना कि बुक्स में है तो एक्चुअल में है कि नहीं। एक्चुअल में है, फिर तुम्हारा है कि नहीं, उसके लिए मैं कौन सा एविडेंस देखूंगा? डॉक्यूमेंट्री, बिल बिल। पहले तो समझ में आ रहे हैं? क्लियर है ये? ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन ऑफ टैंजिबल एसेट्स, स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। गवाही एक सबूत होता है कि मैनेजमेंट वगैरह बता रहे हैं कि नहीं, या कोई ऑफिशियल बता रहा है या कोई एम्प्लॉय बता रहा है। समझ में आ रहा है? मैं हर सेकंड क्या कर रहा हूँ? एविडेंस ऑब्टेन कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन से मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पार्टी ने कुछ बता दिया, उससे मुझे एविडेंस मिल जाएगा, है ना। इंटरनल कंट्रोल की हालत देख करके मैं भरोसा कर पाऊंगा। इंटरनल चेक्स और इंटरनल कंट्रोल ऑलमोस्ट एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, पूरा जो अकाउंटिंग डेटा है अलग। देखो, जैसे कि आपका सेल्स बढ़ा, फिर मैं एचआर डिपार्टमेंट का जब चेकिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि सेल्स टीम जो है वो बढ़ाई गई। फिर मैं देख रहा हूँ कि अकाउंट्स में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है वो बढ़ी, और ट्रैवल और वो सब जो है वो, उसका खर्चा जो है वो अक्टूबर के बाद बढ़ गया। आप पॉइंट समझ रहे हैं? इस पूरे राउंड अप से क्या होगा? मेरा भरोसा बढ़ जाएगा कि हाँ यार ये करस्पॉन्डिंग। पॉइंट समझना। अगर मान लो कि मेरे को बोल रहे हैं कि देखो नई भर्ती करी, सैलरी का एक्सपेंस ही कम हो रहा है, सेल्स की कॉस्ट कम हो रही है, समझना रहे? तो मुझे फिर इस बात के लिए सबूत चाहिए। तुमने अपनी पॉलिसी वॉलिसी रिवैम्प करी है क्या? तुमने नए भर्ती करी तो सेल्स
कॉस्ट तुम्हारी कम कैसे हो रही है, बढ़नी चाहिए ना। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ये होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस अकाउंटिंग डेटा, समझ में आ रहा है? इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज चेक की जाती है ईयर ऑन ईयर। इनकम टैक्स वाले इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। आप ना, आप जैसे सेल्स दिखाते हो, आप खर्चा वर्चा दिखाते हो, ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है कुछ भी दिखा दो, क्या फर्क पड़ेगा। पर सीए से नहीं करवाते हैं तो पता क्या होता है, आप मान लो कि आपने दिखाई 10 लाख की सेल्स और परचेज वर्चेज कुछ आपने दिखाई, तो उससे एक मार्जिन सा कैलकुलेट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो मान लो कि आपका मार्जिन है 25%। आप कोई भी बिजनेस करो, समझ रहे, आपका मार्जिन क्या होगा बताओ? अरे मतलब जितना भी होगा कंसिस्टेंट रहेगा ना। अब पता चला अगले साल आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 35% आ रहा है। नहीं, पॉइंट ये है कि तुम्हारा प्रोडक्ट तुमको 10 रुपए ज्यादा कैसे प्रॉफिट देने लग गया। सेम कॉस्ट में आ रहा है और तुम 10 रुपए महंगा बेचने लग गए और लोग खरीदने लग गए, या वो सस्ता हो गया 10 रुपए और मार्केट में प्राइस सेम रहा। क्या चक्कर है भैया? मार्जिन का परसेंटेज कैसे बढ़ गया तुम्हारा? बोलो, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, प्रोसीजर्स, ये लिखे होते हैं कि ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना, मेमोरेंडम रिकॉर्ड चेक कर लेना। मिनट्स पता है क्या होते हैं ना, अब तो पता होगा कॉर्पोरेट लॉ में, है ना, मीटिंग के मिनट्स, डायरेक्टर मीटिंग के अलग होते हैं, जनरल मीटिंग के अलग होते हैं। वो चेक कर लो कि कोई चीज डिसीजन में आई कि नहीं आई, ऑथराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, सब्सिक्वेंट एक्शन बाय द क्लाइंट एंड अदर्स। मुझे डेटर्स चेक करना होता है ना 31 मार्च के। प्रैक्टिकली हम लोग ऑडिट करने जाते हैं अप्रैल में, तो हम 31 मार्च के जो डेटर्स हैं उनको कैसे देखते हैं कि भैया इनकी कुछ पेमेंट आई है क्या, अप्रैल में आई होगी ना, वो दिखाओ, तो मैं मानूंगा कि ये डेटर्स हैं तुम्हारे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ना? तो एग्जांपल्स ऑफ, एग्जांपल कि कैश, कैश इन हैंड के लिए सबसे बेहतरीन एविडेंस है, चेक कर लो। इन्वेस्टमेंट्स अगर तुमने गिरवी रखे बैंक के पास तो बैंकर का सर्टिफिकेट। समझ में आ रही है बात, है ना? इसमें भी देखो इस तरीके से लिखे हुए एग्जांपल्स ऑफ बेस्ट एविडेंस, हाँ, कैश इन हैंड बेस्ट एविडेंस, इन्वेस्टमेंट प्लेज्ड, बुक डेट वेरिफिकेशन, बुक डेट मतलब डेटर्स, है ना, तो बैलेंस कंफर्मेशन। एक तरीका होता है कि आप क्या कर लो, हर एक डेटर से लेटर मंगाओ, जो भी मेन डेटर है कि हाँ आपका 31 को इतना बैलेंस था। और या तो फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या आता है कि इनने पैसे दिए होंगे तो आए होंगे ना तुम्हारे पास अप्रैल में। समझ में आ रही है? ठीक है। फिर क्या है ना, बुक डेट्स की। अच्छा, कोरॉबरेटिव एविडेंस का मतलब क्या होता है, लिख लेना, है ना। कोरॉबरेटिव मतलब होता है एडिशनल। कोरॉबरेटिव मतलब एडिशनल, ये बीच में लिखा हुआ है ये, ठीक है। एडिशनल, एडिशनल मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, एक आध और कोई एविडेंस दिखा दो तो मेरे को पूरा सेटिस्फेक्शन आ जाए। आ रहा है समझ में? बस करेंगे आज ज्यादा नहीं पड़ा। हाँ, नोट्स को वैलिडेट करेंगे ना, थोड़े से टेक्निकल है और थोड़े से सिंपल है और इसको करेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो फिर है ना, देखो यहां पर कैसे लिखा हुआ है, द ऑल्टर हैज टू प्लेस अप्रोप्रिएट वेट ऑन ईच पीस ऑफ एविडेंस, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट वेट असाइन, समझ में आ रहा है, ऑल्टर असाइन अप्रोप्रिएट वेट टू ईच पीस ऑफ एविडेंस, समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखो जब मैं चेक कर रहा हूं ना, एक होता है नंबर ऑफ एविडेंसेस, नंबर ऑफ एविडेंस का मतलब एक दो है ना, और एक होता है अप्रोप्रिएटनेस, मतलब किसमें 3 लगे, किसमें 5 लगे, किसमें 2 लगे, नहीं, नंबर थोड़ी होता है, वो मतलब सही है इसको पता डिफाइन चला करना 2 है। एविडेंस मिल गए लेकिन इतने पक्के हैं कि मेरे को यकीन हो गया कि हाँ यार ये तुम सही बोल रहे हो, हाँ, फिर किसी में उसने मेरे को 5 एविडेंस दिखा दिए लेकिन मुझे अभी तक सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा किस बात का, ये सही है, ये नहीं है। कि नहीं यार कुछ और एविडेंस है तो बताओ, नहीं आ रहा समझ, यानी सिर्फ नंबर ऑफ एविडेंसेस से काम नहीं चलेगा। बेसिकली पॉइंट ये है कि ऑडिट एविडेंस हैज टू बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, sufficient as in number of evidences, appropriate as in quality of evidences, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है। इसलिए वो बोल रहा है कि हर ऑडिट एविडेंस को एक वेट अलॉट होता है, वो जो वेट है वो क्या है, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस किस बेसिस पे होगा, कि वो कितना पक्के तौर पर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर असर्शन के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशन से एग्जिस्टेंस जो वैलिडेट होता है वो हाईएस्ट लेवल का है, फोटो दिखा के भी मेरे को एविडेंस मिल रहा है, पर उससे ज्यादा क्वालिटी का एविडेंस क्या है कि मैंने खुद उस एसेट को वहां पर देखा, फोटो पुरानी भी हो सकती है, वीडियो कॉल एक एविडेंस है। तुम एक बार अप्रोप्रिएटनेस का डिफरेंस देखो, मैं फोटो देख रहा हूँ वो भी एविडेंस है, मैं वीडियो कॉल से देख रहा हूँ वो भी एक एविडेंस, मैं खुद जाकर के देख रहा हूँ वो भी एक एविडेंस है, सेम चीज का। लेकिन जब मैं खुद जाकर के देख रहा हूँ तो लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या मिल रहा है मुझे, और जब मैं फोटो देख रहा हूँ तो लेवल ऑफ अश्योरेंस जो है वो कम, फिर मुझे और भी एविडेंस शायद चाहिए। ये सब डिसीजन मेकिंग पे रहता है, मतलब ये सब सब्जेक्टिव है, प्रैक्टिकली कम एविडेंस में भी ऑडिटर सेटिस्फाई हो सकता है क्योंकि तुम्हारे यहाँ काम बहुत ऑर्गेनाइज है और मुझे लगता है कि इसमें चांसेस कम होंगे गलत होने के, ठीक है। हाँ मतलब जैसे कुछ भी एविडेंस लेके अपन, जैसे आप बता रहे हैं कि कहीं से तो फोटो दिखाई आपने, तो सेटिस्फैक्टरी एविडेंस है, वो ऑडिटर डिसाइड करेगा, डॉक्यूमेंट करेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि भैया मेरे को तो ये साबित करना पड़ेगा ना कल को कि मैंने कैसे इस पर्टिकुलर चीज को बोल दिया कि ये सही है, समझ में आ रही है बात। तो या तो मैं फोटो, या तो मैं उसमें ये लिखूंगा कि भैया मुझे फोटो दिखाई किस व्यक्ति ने दिखाई, और मैंने फोटो पे क्यों रिलाई कर लिया, मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया, ये बात भी मुझे लिखनी पड़ेगी। अगर वो चंद कदम की दूरी पर था तो फिर मुझे क्या कर लेना चाहिए था, फिजिकली। नहीं आ रहा समझ में, डॉक्यूमेंट कर, फोटो भी डॉक्यूमेंट करेंगे, अगर फोटो पे रिलाई कर रहे हैं तो फोटो भी डॉक्यूमेंट करेंगे। देखो हार्ड एंड फास्ट इंडिविजुअल रूल नहीं है किसी चीज को लेकर के, तुम बिना फोटो लगाए ये साबित कर पाओगे अगर कि भैया मैंने देखो मैंने फोटो देखी थी, तुम लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लोग मान जाएंगे। अगर वो चीज उतनी बड़ी नहीं है या वो चीजें फोटो में देख करके वेरीफाई कर ली जाती हैं या वो दूसरे शहर में था, वॉट एवर, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हारे ऊपर नेग्लिजेंस का आरोप लग सकता है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना, हैज टू प्लेस अप्रोप्रिएट वेट ऑन ईच पीस ऑफ एविडेंस एंड अकॉर्डिंगली उसकी प्रायोरिटी सेट होती है, ठीक है ना। It is true that in all cases one procedure may not bring the highest satisfaction. It may be dangerous for the auditor to ignore any evidence that is available. वो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, इसलिए जब भी जो भी एविडेंस मिल जाए तो लपक लो उसको, समझ में आ रही है बात, ऐसा लिखा है। बाय द वर्ड अवेलेबल वी डू नॉट मीन कि भैया दैट एविडेंस अवेलेबल विद द क्लाइंट इज द ओनली अवेलेबल एविडेंस, ऐसा नहीं है कि जो क्लाइंट के पास है वही एविडेंस है। तुमने गुड्स बेचे तो बिल इशू किया होगा
तो वो बिल क्लाइंट के पास भी तो होगा। अब मैं हर सेल्स के पास, हर डेटर के पास या हर क्लाइंट के पास जाकर के ये नहीं बोल सकता कि मुझे बिल दिखा। उसकी मर्जी हो, बोले कि अरे भगत तो यहाँ से, मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने घुमा दिया। समझ में आ रही है बात? तो लेकिन पॉइंट ये है कि एविडेंसेस बाहर भी अवेलेबल होते हैं। मेरे बुक में दिख रहा है बैंक का कितना बैलेंस है, अरे समझ, तो ये बात बैंक से भी तो वेरीफाई हो जाती है, अरे समझ, ठीक है ना? The auditor should know what normally should be available in the context of the transaction having regard to the circumstances and usage. मतलब ऑडिटर ये डिसाइड करेगा कि कितना कम से कम अवेलेबल होना चाहिए आपके पास एविडेंस। नहीं तो फिर आप चेक करो, फिर बाहर से चेक करो। मेरे को तो आपके पास जो अवेलेबल एविडेंस है, अगर मुझसे मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, तो भैया फिर आप किसी भी तरीके से मुझे ये वेरीफाई करवा दो कि हाँ भैया ये एग्जिस्टेंस में था, ये आपका है, तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात। आ रहा है समझ में? है ना? तो नॉट लिमिटेड टू क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस नॉट लिमिटेड टू क्लाइंट रिकॉर्ड्स, और अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल अवेलेबिलिटी। समझ आ रहा है? ये नोट्स पूरे के पूरे इस पैराग्राफ को इस तरीके से बांट दिए। अच्छा लग रहा है क्या? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज एक बार रीड करके आ जाना। क्लियर है कि कंप्लीट कर लें? बोले कर ले? ठीक है, मैंने नोट्स दे दिए हैं तुमको, तो उसमें तुमको मिल जाएंगे, तुम इसको बहुत इजीली वो कर सकते हो। इसमें देखो साइड हेडिंग्स मिल जाएंगे। क्या होता है ना, मैं साइड हेडिंग्स तुम लोग को बनाने बोलता रहा, अब क्या होता है कि कई बार तुम बना पाओ, कई बार तुम नहीं बना पाओ, तो इसमें मैंने इसको ये बना लिए। तुम इसको क्या कर सकते हो, कंटेंट पढ़ के एक बार वैलिडेट कर लो, किसी हेडिंग को चेंज करना तो कर लो। वैसे इतना बारीक लेवल पे करने की जरूरत नहीं है, इनफ है सारी सारी हेडिंग। एक आध कुछ थोड़ी बहुत कम भी रह जाए तो कोई इतनी बड़ी भारी बात नहीं। देखो टेलर्ड मतलब क्या होता है? रेडीमेड नहीं है, इसका मतलब स्पेसिफिकली बना है व्यक्तिगत रूप से उस पर्टिकुलर क्लाइंट की, उस पर्टिकुलर लेजर की वेरिफिकेशन के लिए। चलो अक्षर हो गया, मतलब